जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक पेपर की तैयारी। साथ में जो यदि सहायक शिक्षक के एग्जाम में यदि कोई मैथ्स पूछता है ना, मैथ्स विषय को छोड़ के स्पेशल जो व्याख्याता है उसको छोड़ के यदि सहायक शिक्षक में मैथ्स पूछा जाता है तो ये वीडियो उनके लिए भी ज़्यादा उपयोगी होगा जो एग्जाम दिलाने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस में क्या दिया है इस बार हम इसको देख लेते हैं कि सिलेबस में वास्तविक में दिया क्या गया है। ठीक है, तो सिलेबस में आपको यहाँ पे दिया गया है कि गणित जो है आपके 25 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, अब इस 25 नंबर में आपको क्या क्या पूछा जाएगा देख लीजिए। इस 25 नंबर में आपका इकाई एक दिया गया है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। इसका मतलब है HCF और LCM। ठीक है, ये पूछा जाएगा। सही में इससे संबंधित प्रश्न रहेगा। साथ में आपको औसत, प्रतिशत और चाल, समय, दूरी से संबंधित जितने भी प्रश्न है ये पूछा जाएगा। इकाई 2 में लिखा है सामान्य ब्याज मतलब SI पूछा जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इस संबंधित प्रश्न है। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रय विक्रय, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न और प्रतिशत से संबंधित प्रश्न रहेगा। इकाई 3 में आपको पूछा गया है रेखा कोण, रेखाखंड, सरल, वक्र और रेखाएं, समतल आकृति, त्रिभुज और वृत्त। ठीक है, इकाई 4 में है समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, जैसे आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, समानांतर चतुर्भुज है, सबलम चतुर्भुज है, ठोस की मांगे है, ये सब। कहने का मतलब आपको एडवांस मैथ्स पढ़ना है। एडवांस मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? ज्यामिति और परिमिति, या फिर इसको बोलते हैं ज्यामिति और क्षेत्रमिति, ये दोनों पढ़ने हैं। चाहे आपका 3D डायमेंशन हो या 2D डायमेंशन हो, ये पूरा कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, भले इसमें कुछ भी लिखा रहा है, हमको एडवांस मैथ्स के तहत क्या क्या पढ़ना है। आपको क्षेत्रमिति पढ़ना है जिसमें 2D और 3D डायमेंशन पढ़ेंगे। साथ में आपको क्या पढ़ना है? ज्यामिति पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यामिति पढ़ेंगे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? सारे 2D एंड 3D फिगर वहां भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एडवांस पढ़ेंगे। साथ में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? ये जो आपका है ना अरिथमेटिक, है ना, अरिथमेटिक में आपका आ जाएगा औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, लाभ हानि, ब्याज, इस सबसे। साथ में आपको लघुत्तम समापवर्तक, और ये केवल कहने के लिए है, लेकिन आपको प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। नंबर सिस्टम अपने आप में एक बड़ा विषय है जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है नंबर सिस्टम में, ये देखिएगा। नंबर सिस्टम यदि आप पढ़ने जाएं तो आपको नंबर्स पढ़ने हैं, नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए। साथ में स्क्वायर रूट का ज्ञान होना चाहिए, क्यूब एंड क्यूब रूट होना चाहिए, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, डिविजिबिलिटी रूल है, यूनिट डिजिट है, और कुछ के लगभग रिमाइंडर थ्योरम है, नंबर ऑफ जीरो है, नंबर ऑफ फैक्टर है, बोर्ड मास का नियम है, सिंप्लीफिकेशन है। ये सब चीज 10-11 चैप्टर आप पढ़ लेंगे तब आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। और जब तक आप नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं करोगे आपका अरिथमेटिक बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस वीडियो के माध्यम से या इस सीरीज के माध्यम से आपको इतना डिटेल में पढ़ा देंगे जितना आप किसी पेड वर्जन में पढ़ते हैं, पेड क्लास में पढ़ते हैं, वैसा हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। साथ में जितने भी प्रश्न अभी तक के जो छत्तीसगढ़ के व्यापम या फिर विभागीय एग्जाम द्वारा लिया गया प्रश्न है, या CGPSC विभागीय एग्जाम व्यापम, जैसे विभागीय एग्जाम में आपका जाएगा, जैसे पुलिस का पेपर होता है, ठीक है, विद्युत विभाग का अलग से अपना पेपर लेता है, इस प्रकार से विभाग द्वारा लिया गया प्रश्न, CGPSC और व्यापम, इन तीनों के प्रश्नों को जो पूर्व में पूछे गए हैं उनको सबको हल करते हुए हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा विषय है प्राकृतिक संख्या, या मतलब होता है संख्या, नंबर्स के बारे में समझेंगे कि कितने सारे नंबर्स हैं और उसको हमको कैसे डील करना है। ठीक है, ये सब हम आज पढ़ने वाला है। चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले आज हमारा सामना होने वाला है संख्या से, संख्या अर्थात नंबर। इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और नहीं भी पूछे जाएंगे तो ये आपके बेसिक को क्लियर करेगा। ठीक है, जो नंबर सिस्टम है आपके बेसिक को क्लियर करेगा। सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? बहुत सारे लोग ना पहले रियल नंबर पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, उसमें आप घूम जाओगे। हम पीछे से पढ़ते आएंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम आज प्राकृतिक संख्या के ऊपर चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या क्या चीज होती है। तो प्राकृतिक संख्या में आपका आता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये आपका चला जाएगा इंफिनिटी तक, यहां तक चला जाएगा इंफिनिटी तक। हम इसको प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। यदि कभी एग्जामिनर के द्वारा अगर कुछ प्रश्न बना जाता है तो एक लाइन में ही बना दिया जाएगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है।
ठीक है। सबसे पहले जब दुनिया में मैथ्स का शुरुआत हुआ तब प्राकृतिक संख्याएं थी हमारे पास 1 से लेके इन्फिनिटी तक। कहाँ तक है किसी को नहीं पता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्स ऑल, जितना इन्फिनिटी तक है इसको हम पूरे के पूरे प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें आपको किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन पाल के नहीं रखना है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। इसी को यदि हम कहते हैं तो इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे तो इसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। अब प्राकृतिक संख्या पर है तो प्राकृतिक संख्या की ना कुछ लिमिटेशन होती है या फिर हम उसको पढ़ना होता है। ठीक है, याद रखिएगा प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेके इंफिनिटी तक। इसका मतलब मैं क्या ये कह सकता हूं कि माइनस जो है ना, क्योंकि इसमें जीरो शामिल नहीं है इसलिए जितने भी हमारे ऋणात्मक संख्या होंगे और जीरो होगा, याद रखिए जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होंगे और जीरो होगा वो प्राकृतिक संख्या में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब कुछ इसमें टर्म्स देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो प्राकृतिक संख्या है ए और बी। ठीक है, ए और बी दो प्राकृतिक संख्या है। अब कभी हमको यदि a प्लस बी करना हुआ तो क्या हमको सदैव प्राकृतिक संख्या मिलेगा? यदि है ना, इफ यदि हम कंडीशनल नाप लेते हैं इफ करके। ठीक है, ये ठीक है, इफ पहला कंडीशन है इफ यदि a प्लस बी हो तो क्या हमेशा हमको क्या मिलेगा? क्या हमेशा हमको एक नेचुरल नंबर मिलता है। और नेचुरल नंबर को n से दर्शाते हैं, याद रखिएगा हम इसको n से दर्शाते हैं नेचुरल नंबर को। कभी एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा n से दर्शाते हैं। तो क्या हमको यदि हमारे पास दो प्राकृतिक संख्या है तो क्या उसका जोड़ हमेशा प्राकृतिक होगा? चलिए टेस्ट कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या में a की जगह 2 ले लेते हैं और b की जगह आप चाहे कुछ भी ले लो लेकिन प्लस में होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ 10 ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों को जोड़ूंगा तो ये 12 हो जाएगा। क्या ये मेरे प्राकृतिक संख्या होगा? जरूर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कहीं ना कहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरा कंडीशन हमेशा यस में रहेगा। यदि मैं दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ूंगा तो हमेशा मुझे, ठीक है, हमेशा मुझे प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी। अब हम कंडीशन नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, यदि क्या मैं a माइनस बी करूं, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ यदि मैं a माइनस बी करूं तो क्या मुझे हमेशा, ठीक है, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, तो क्या मुझे हमेशा एक नेचुरल नंबर ज्ञात होगा? अभी करके देख लेते हैं, है ना। तो यदि मैं a का मान लेता हूँ 5, ठीक है, और b का मान लेता हूँ 2, इसका मतलब हो गया 3, तो ये मेरा नेचुरल नंबर मिल गया। थोड़ा सा और कंडीशन चेंज करके देखते हैं। यदि मैं a की वैल्यू को कुछ और मान लेता हूँ, मैं 10 मान लिया, कोई बात नहीं है, और b यदि मैंने 15 मान लिया, क्योंकि a भी मेरा प्राकृतिक संख्या है और b भी मेरा प्राकृतिक संख्या है, 10 भी प्राकृतिक संख्या है और b भी प्राकृतिक संख्या है, तो यदि 10 माइनस 15 करूँ तो मुझे -5 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि a माइनस बी करने से है ना प्राकृतिक संख्या आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन हमने यहाँ लिखा है कि हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा, प्राकृतिक संख्या आ भी सकता है और प्राकृतिक संख्या नहीं भी आ सकता है। ठीक है, अब हम तीसरे कंडीशन पर चलते हैं। ये प्रश्न आपको कभी कभी एग्जामिनर से पूछा जा सकता है। इतना डिटेल आपको फ्री वर्जन में कोई नहीं पढ़ाएगा, मेरा ये दावा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि हम प्राकृतिक संख्या 2 ले लें, है ना, यदि कोई दो प्राकृतिक संख्या लेते हैं और दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हमको हमेशा एक नेचुरल नंबर की प्राप्ति होगी? फिर से गुणा करके देख लेते हैं। a की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, 10 ले लीजिए, b की वैल्यू आप 20 ले लीजिए, हमको 200 मिला। और कोई कंडीशन लगा के देख लीजिए, है ना, तो a की वैल्यू 1 मान लीजिए, b की वैल्यू 2 मान लीजिए, ये 3। तो जितने भी 1 से आगे जितने भी प्लस में होंगे, 1 से ना 1 से स्टार्ट हुए जितने भी प्लस संख्या में आएंगे वे हमारे प्राकृतिक संख्या होंगे। मतलब ये मेरा कंडीशन फुलफिल होता है। इसका मतलब यहाँ भी मैं यस लिखूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? यदि दो प्राकृतिक संख्याओं को गुणा किया जाएगा तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या मिलने वाली है। ठीक है, हमेशा एक नेचुरल संख्या मिलने वाली है। अब तीसरा कंडीशन हम तीसरा बोलता हूँ, चौथा कंडीशन ये है क्या, है ना, इफ यदि a माइनस बी a अपॉन बी करें, मतलब a और b को भाग करें, तो क्या हमको हमेशा एक प्राकृतिक संख्या मिलेगा? ठीक है, एक बार और करके देख लेते इसको। ठीक है, क्या हमको हमेशा एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
मान लेता हूँ a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा मेरा 0.5 जो 1 से छोटा है, क्योंकि मेरा जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि 0.5 1 से छोटा है। इसका मतलब है यहाँ भी 9 आ जाएगा। ठीक है, हमेशा नहीं मिलेगा, कभी कभी मिल सकता है। ठीक है, यदि हम a की वैल्यू 6 रख लें और b की वैल्यू 2 रख लें तो हमको 3 मिल जाएगा, जबकि 3 एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 0.5 हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए दो कंडीशन में हमको प्राकृतिक संख्या हमेशा नहीं मिलेगा, कभी कभी मिल सकता है। जैसे पहला कंडीशन 2, यदि हम माइनस की स्थिति में जाए तो हमको हमेशा एक नेचुरल नंबर नहीं मिलने वाला है, और भाग की संख्या अगर भाग करें तो भी हमको नेचुरल संख्या नहीं मिलने वाला है हमेशा। ठीक है, लेकिन यदि प्लस करें या गुणा करें तो दोनों स्थिति में हमको हमेशा एक प्राकृतिक संख्या मिलने वाली है। तो हमने किस पर चर्चा किया आज? प्राकृतिक संख्या के ऊपर। अब हम नेक्स्ट संख्या की बात करते हैं। अब हम पूर्ण संख्या के बारे में बात करते हैं। अभी तक हम प्राकृतिक संख्याओं से ही काम चला रहे थे, लेकिन समय बढ़ा और लोगों की नई नई खोज स्टार्ट हुई। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं थी, इससे हमारा काम नहीं बन रहा था, तो कुछ और संख्याओं की खोज की गई। तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? ठीक है, उन संख्याओं में हमारा आ जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, इसको हम होल नंबर के नाम से भी जानते हैं, होल नंबर। ठीक है, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, W से। तो होल नंबर में क्या आ जाएगा? 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पूर्णांक पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो गया? वैसे यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर दें तो वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, यदि प्राकृतिक संख्या की सीरीज में यदि हम 0 को ऐड कर लेते हैं या फिर 0 से स्टार्ट करके हम अनंत तक चलते हैं तो हमको पूर्ण संख्या मिलने वाला है। ठीक है, पूर्ण संख्या मिलने वाला है। यहां से एक हमको थॉट पता चलता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? क्या लिखा मैंने? एक कोट लिखा हूं, क्या सभी नेचुरल नंबर, मैं आंसर बता रहा हूं, क्या सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या होगा? पूर्ण संख्या होगा, ये हमारा एक प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या सीखा था? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जितने भी पूर्ण संख्या 1 से स्टार्ट हो रहे हैं वो तो नेचुरल नंबर होगा, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, या इसके विरुद्ध ये कहा जाए, क्या सभी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि वे सभी पूर्ण संख्या के दायरे में आते हैं। ठीक है, वे सभी पूर्ण संख्या के दायरे में आते हैं। ठीक है, ये हमने भी क्या देखा? पूर्ण संख्या देखा। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? तो पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो हमने क्या देखा? एक और कोट लिख लेते हैं, क्या सभी क्या सभी हमने कुछ गलत लिख दिया, क्या सभी होल नंबर पूर्ण संख्या होगा? ये अब सही होगा ना? क्या सभी नेचुरल नंबर, है ना, पूर्ण संख्या होगा? तो बिल्कुल होगा। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? सॉरी, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से स्टार्ट होता है और हमारा पूर्णांक 0 से स्टार्ट होता है। तो सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सारे पूर्णांक हमारे प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती 0 को छोड़कर। अब अगले नंबर की हम बात करते हैं। ठीक है, अब हमारा काम यहाँ तक चल रहा था, लेकिन और खोज बढ़ते गया और खोज बढ़ते बढ़ते कुछ और नंबर की हमको जरूरत पड़ती गई। ठीक है, कुछ और नंबर की हमको जरूरत पड़ती गई, उस नंबर को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। अभी तक हमने क्या देखा था? प्राकृतिक और फुल संख्या देखा। अब आ जाएगा हमारा इंटीजर नंबर, जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर के नाम से उसको जाना जाता है, इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? तो इंटीजर नंबर आपके स्टार्ट होता है इस प्रकार, आप एक लाइन बना लीजिए और लाइन पर आप कुछ नंबर प्राप्त कीजिए। ये आपके स्टार्टिंग में हम रखेंगे 0, 0 के बाद +1, +1 के बाद हो जाएगा +2, +2 के बाद हो जाएगा +3, और इसी प्रकार से ये अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, जस्ट इसके लेफ्ट साइड चलेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 0 2, सॉरी -1 -2 -3, और ये भी चला जाएगा अनंत तक। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या का मतलब आपने क्या समझा?
ठीक है। पूर्णांक संख्या, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एक ढंग से मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, पूर्णांक संख्या मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसा हम पूर्णांक संख्या बड़ा बड़ा लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ चलेंगे जीरो के पास। ठीक है, अब हम यहाँ नंबर प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो हमको मिलेगा जीरो। जीरो से अगर हम राइट साइड बढ़े तो हमको मिलेगा +1, +2, +3, +4 और +5। ठीक है, यदि जीरो के लेफ्ट साइड चले तो हमको मिलेगा -1, ठीक है, -2, -3, और ये अनंत तक जाएगा, और ये भी माइनस वाला अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर के नाम से जाना जाता है। तो जीरो भी शामिल है पूर्णांक में, माइनस वाला भी शामिल है और प्लस वाला भी शामिल है। ठीक है, पूर्णांक में क्या क्या शामिल हो गया? माइनस से लेके प्लस, जीरो माइनस मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याएं शामिल होगी किसमें? पूर्णांक संख्या में। ठीक है, पूर्णांक संख्या में क्या चीज होगी? दोनों के दोनों संख्याएं शामिल होंगी पूर्णांक संख्या में। अब इससे संबंधित कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। यदि हमारे पास इंटीजर नंबर है, ठीक है, तो हम इस इंटीजर नंबर को 3 प्रकार में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला प्रकार हो जाएगा आपका निगेटिव इंटीजर, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। मैं ऋणात्मक लिख लेता हूँ, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक में क्या आ जाएगा? -1, -2, -3, -4 एंड दे सो ऑन, अनंत तक। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको दूसरे भाग प्रकार में बांट सकते हैं, प्लस पूर्णांक, मतलब धनात्मक पूर्णांक। मैं प्लस लिख दिया हूं, आप लिख लीजिएगा धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा +1, +2। वैसे प्लस है तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ता, आप सिंपली लिख सकते हो 1, 2, 3, 4 और 5, इस प्रकार से ये भी अनंत तक आएगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका जीरो इंटीजर, इसको बोलते हैं शून्य। ठीक है, शून्य पूर्णांक क्या हो जाएगा? शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक में क्या आ जाएगा? केवल और केवल जीरो आ जाएगा। ठीक है, शून्य पूर्णांक में केवल और केवल आपका इसमें जीरो आ जाएगा। ठीक है, शून्य पूर्णांक में आपको क्या आ जाएगा? जीरो और जीरो आ जाएगा। तो ये तो हमने पहला टाइप बांटा, ये वाला हमारा टाइप 1 हो गया, धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो के बेस में। इसको एक और प्रकार से बांट सकते हैं इसी पूर्णांक को। अब कैसे बांटेंगे इसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टाइप 2। टाइप 2 में आप क्या क्या बांट सकते हो? तो टाइप 2 में हम इसको बांट सकते हैं ऑड, इवन। ठीक है, इसमें हम क्या बांट सकते हैं? सम संख्या। ठीक है, सम संख्या बांट सकते हैं, और एक और प्रकार बांट सकते हैं इसमें, दूसरा प्रकार हो जाएगा विषम संख्या। विषम संख्या। ठीक है, सम और विषम दोनों इसमें हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ऑड में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले हम ऑड की बात करते, सॉरी सम की बात करते हैं। तो सम में हमारा क्या क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा, किसी को कंफ्यूजन ना होना चाहिए। ठीक है, हम सम में क्या रख सकते हैं? तो सम में हम रख सकते हैं 2 को रख सकते हैं, 4 को रख सकते हैं और 6 को रख सकते हैं। साथ में और आगे बहुत सारी संख्याएं आएंगी, डॉट डॉट। लेकिन आपको पता होगा हम -2 को भी सम कहते हैं, -4 को भी सम कहते हैं और -6 को भी सम कहते हैं। इसी प्रकार और जो आगे नंबर होगा वो भी हमारा, चाहे वो ऋणात्मक में हो या धनात्मक में हो, हम इन दोनों संख्याओं को सम संख्या के नाम से जानेंगे। वहीं जस्ट लाइक विपरीत, यदि हम विषम संख्या की बात करें तो 1, 3, 5, 7 है ना, और ये अनंत तक। उसी प्रकार से -1, -3, -5, -7 और इसी प्रकार इसको भी हम सम संख्या की कैटेगरी में रखते हैं, सॉरी विषम संख्या की कैटेगरी में रखते हैं। अब एक सवाल आता है, हमने माइनस प्लस में तो बांट दिया सम संख्या और विषम संख्या, केवल इस जीरो को हमने फिलहाल छोड़ दिया है। तो इस जीरो को आप किस में रखना चाहोगे? इस जीरो क्या चीज है? ठीक है, जो जीरो है वो क्या चीज है? तो याद रखिएगा, जीरो एक सम संख्या है, या फिर शून्य जो है एक सम संख्या है, सम संख्या है। इसको मैं आपको आगे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जीरो एक सम संख्या है ना। हम ऐसे ही आपको नहीं बता देते, जो भी हम आपको बताएंगे पूरा प्रूफ करके बताएंगे। ठीक है, जीरो एक सम संख्या है, याद रखिएगा। ठीक है, जीरो एक सम संख्या है। ठीक है,
अभी हम प्रूफ करके देखेंगे कि सम संख्या जीरो एक सम संख्या है कि नहीं। इसके लिए हम एक नियम अपनाते हैं। नियम ये है, आपको कभी भी एग्जाम में भी काम आ सकता है। यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले ये दशमलव संख्या, इसमें हम थोड़ा देर बाद चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हम कुछ नियम देखने वाले हैं, ठीक है। नियम क्या होगा ये देख लीजिएगा, ठीक है। दशमलव संख्या के बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे, या फिर इसका एक कॉपी बना लेते हैं, हमको आराम से काम करते बन जाएगा, ठीक है। तो ये दशमलव का एक कॉपी बन गया है, अलग शीट। हम यहाँ पे हमारा जो नियम बताने वाले हैं उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जीरो एक सम संख्या के लिए इस पर हम चर्चा करेंगे, साथ में हम इस पर संबंधित कुछ नियम देखते हैं, ठीक है। यदि इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन नंबर, ठीक है। यदि ये एक रूल है ना, याद रखिएगा, एक रूल है, यदि दो इवन नंबर को जोड़ा जाए तो हमको एक इवन नंबर प्राप्त होता है। यदि दो इवन नंबर को जोड़ा जाए तो हमको एक इवन नंबर ही प्राप्त होगा। चलिए हम देखते हैं, जैसे हम इवन नंबर हमारे पास 2 है प्लस 4, यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 6 मिलेगा, और 6 एक सम संख्या है, ठीक है। अगला कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये 10 है, 10 एक सम संख्या है, साथ में एक जो 4 है वो भी सम संख्या है, तो ये हो जाएगा 14, ये भी ठीक है, ठीक है। और ये हो गया। दूसरी बात, और कोई इवन नंबर ले लेते हैं, जो या बड़ा या छोटा जो भी हो, जैसे हम ले लेते हैं 8, 8 में हम जोड़ते हैं 6, तो ये हो जाएगा 8 6 के 8 6 14, ठीक है। तो ये 14 भी इवन है, 6 भी इवन है। हमारा एक जो रूल है वो फिक्स हो गया कि यदि दो इवन नंबर को जोड़े तो हमको प्रोडक्ट के रूप में या फिर रिजल्टेड मान हमारा इवन नंबर ही होने वाला है, ठीक है। अब हम जीरो पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। यदि हम एक जीरो ले लेते हैं, एक इवन नंबर, और कोई भी एक इवन नंबर ले लीजिए, कोई भी एक इवन नंबर ले लीजिए, यदि ये 2 ले लेते हैं तो हमको ऐड 2 ही मिलेगा, ठीक है। कोई और इवन नंबर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं तो हमको ऐड 4 ही मिलेगा, ठीक है। और कुछ और ले लेते हैं, जीरो के साथ हम यदि 14 भी ले लें तो हमको जोड़ 14 ही मिलेगा। मतलब यहाँ से हमको दो रूल समझ में आ गया। पहला ये कि इवन नंबर को इवन नंबर जोड़ेंगे तो हमको इवन मिलता है, जीरो के साथ हम किसी भी इवन नंबर को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको इवन नंबर मिलता है। इसका मतलब ये है कि जीरो एक इवन नंबर है, ठीक है। जीरो एक सम संख्या है, जीरो एक सम संख्या है। अब हम दूसरे रूल के ऊपर बात करते हैं, ये पहला रूल हो गया। अब हम दूसरे रूल के ऊपर बात करते हैं। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल है, यदि दो ऑड नंबर को जोड़ते हैं, क्या हो गया, दो ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो ऑड प्लस ऑड क्या होता है ये देखिएगा, ऑड प्लस ऑड करेंगे तो हमको उत्तर मिलेगा इवन, ठीक है। दो ऑड नंबर, दो विषम संख्या को यदि जोड़ते हैं तो हमको इवन नंबर मिलता है। ये हमारा एक सार्वत्रिक मतलब सार्वभौमिक या यूनिवर्सल रूल है। इवन नंबर ऑड नंबर लेते हैं, विषम संख्या, सबसे पहला विषम संख्या 1 है और अगला विषम संख्या 3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिला 4, ठीक है। अब कोई और इवन नंबर लेते हैं, सॉरी इवन बोलता हूँ, हमेशा इवन बोल रहा हूँ, ऑड नंबर विषम संख्या, ये एक विषम संख्या 5 है, अगला विषम संख्या 7 है, 7 और 5 होता है 12, जो एक सम संख्या है, ठीक है। यहाँ भी रूल फॉलो हो गया। कोई और विषम संख्या लेते हैं तो 9, 9 के बाद कोई भी विषम संख्या ले लेते हैं 11, 9 और 11 को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9 1 10, ये हो जाएगा हमारा 20, तो 20 भी एक इवन नंबर है, ठीक है। अब हम जीरो को अप्लाई करके देखते हैं। यदि जीरो ऑड नंबर होता तो हमको दो विषम संख्याओं को हमको इवन मिलना चाहिए। हम फिलहाल मान के चल देते हैं कि हमको जीरो एक ऑड नंबर है, ठीक है। अब इस ऑड के साथ कोई और ऑड जोड़ देते हैं, मान लेते हैं 3 ही जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा, योग 3 मिल रहा है, जबकि ये गलत है। दो ऑड संख्याओं को जोड़ने पर, दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमको इवन मिलता है। यहाँ 3 इवन है क्या, नहीं। तो यहां से भी प्रूव हो गया कि जीरो एक सम संख्या है, ठीक है। जीरो एक सम संख्या है। अगला हम और चेक करते हैं इसी पे, ठीक
ठीक है। अगला रूल और चेक करते हैं इसी पर, ये एग्जाम के आपको बहुत आगे काम आने वाला है ना। ये बेसिक भले ही आपको बोर लग रहा होगा, लेकिन ये आपको बेसिक चीजें हैं जो बहुत सारे टीचर्स आपको ये नहीं बताएंगे, जो आप पेड यूज करते हैं वो भी आपको नहीं बताएंगे। ठीक है। यदि एक इवन नंबर को जोड़ते हैं और एक ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो दोनों का जोड़ क्या होगा, ऑड होगा हमेशा। दोनों का जोड़ क्या होगा, हमको ऑड मिलेगा। ये तीसरा रूल है। अब तीसरे रूल पर कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल। एक हमको इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर हमने 2 ले लिया, एक ऑड नंबर चाहिए, एक ऑड नंबर हमने ले लिया 1। यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमको ऑड नंबर मिलने वाला है 2 और 1 हो जाएगा 3। ठीक है। अगला इवन नंबर 10 ले लेते हैं और ऑड नंबर ले लेते हैं 13। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 23, जो 23 एक ऑड नंबर है। ठीक है। 23 एक विषम संख्या है। अगला इवन ले लेते हैं 0, कि हमको पता है 0 एक सम संख्या है, और इसके साथ यदि हम किसी भी विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमको हमेशा एक विषम मिलेगा। ठीक है। तो यहां से भी प्रूव हो गया कि सम 0 एक सम संख्या है। ठीक है। यहां से भी प्रूव हो गया कि 0 एक सम संख्या है। ठीक है। 0 एक सम संख्या है। 0 क्या चीज है, 0 एक सम संख्या है। ये तो हमारे प्लस वाले रूल हो गए। कुछ हमारे इंटू और डिवाइड वाले भी रूल हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है। ताकि आपको एग्जाम में कोई भी समस्या ना हो। हम आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और बेसिक से पढ़ाने का हमारा उद्देश्य ये है कि आपको कुछ भी ना छूटे आपके एग्जाम से। ठीक है। अगला हमारा रूल है, यदि 2 इवन नंबर को हम ऐड कर गुणा करते हैं, इवन इंटू इवन, ठीक है, तब आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। ये एक रूल है। अब इस पर हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, या एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। ठीक है। इस पर कुछ एग्जांपल लेकर हम समझ लेते हैं। तो हमको 2 इवन चाहिए तो 2 एक इवन नंबर है और 4 एक इवन नंबर है। दोनों को अगर गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 एक इवन नंबर है। ठीक है। एक इवन नंबर है। दूसरा हम कुछ और इवन नंबर ले लेते हैं, जैसे 8 ले लेते हैं और 10 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है। तो यदि 2 सम संख्या का गुणनफल हमेशा एक सम संख्या होता है। ठीक है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक सम संख्या ही होता है। अगला और एक आध रूल पर चर्चा करते हैं। अगला हमारा रूल है, ठीक है, अगला रूल है, यदि 2 ऑड नंबर को गुणा करते हैं तो 2 ऑड नंबर, ठीक है, 2 विषम संख्या को यदि हम गुणा करेंगे तो हमेशा हमको एक ऑड नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, हमेशा एक ऑड नंबर ही मिलने वाला है। 2 ऑड नंबर तो एक 5 ले लेते हैं, ठीक है, और एक 3 ले लेते हैं। दोनों ऑड नंबर है, गुणा करेंगे तो हमको प्रोडक्ट के रूप में 15 ही मिलेगा। और 15 हमारा एक ऑड नंबर है। और ऑड नंबर 7 ले लेते हैं और 11 ले लेते हैं, तो 11 सत्ते से 70 भी हमारा एक ऑड नंबर है। तो इस प्रकार से 2 ऑड का गुणनफल हमको ऑड ही मिलेगा। ठीक है। 2 ऑड का गुणनफल हमको ऑड ही मिलेगा। अब देखते हैं हम अगला रूल। ठीक है। एक ऑड और एक इवन का गुणनफल क्या होगा। क्या कहा हमने, एक ऑड और एक इवन का गुणनफल क्या होगा। ठीक है। तो इवन इंटू ऑड बराबर हो जाएगा आपके पास इवन। ठीक है। यदि हम इवन इंटू ऑड करते हैं तो हमको एक इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है। क्या नंबर मिलेगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो समझते हैं 2 एक इवन नंबर है और 3 एक ऑड नंबर है। जब भी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक है। अगला इवन नंबर हो गया 8 और ऑड नंबर हो गया 5, 8 पंचे 40, तो ये भी हमारा एक इवन नंबर मिला। ठीक है। ये भी हमको एक इवन नंबर मिला है। ठीक है। एक और नियम है जो उस पर हम भी चर्चा करने की आवश्यकता है। ठीक है। अगला नियम हमारा क्या कहता है, यदि हम इवन इवन का यदि स्क्वायर करें तो हमको एक इवन नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। यदि एक इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमको इवन नंबर ही मिलने वाला है। प्रूफ के रूप में यदि 4 का स्क्वायर करें तो 16 ही होगा, 2 का स्क्वायर करें तो 4 ही होगा, तो 16 एक इवन है और 4 भी एक इवन है। ठीक है। 10 एक इवन नंबर है, स्क्वायर करेंगे तो 100 ही मिलेगा और 100 एक इवन नंबर है। लास्ट देखते हैं एक और रूल जो आपको जानना बहुत जरूरी है। यदि 2 ऑड नंबर को यदि हम वर्ग करते हैं तो हमको ऑड नंबर की ही प्राप्ति होती है। ठीक है। ऑड नंबर की ही प्राप्ति होती है। अब देखिए ऑड नंबर से क्या प्राप्ति होगा, चलिए
3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 होगा, 3 एक ऑड नंबर है और 9 भी एक ऑड नंबर है, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 25 भी मिलेगा, 25 एक ऑड नंबर है, 5 भी एक ऑड नंबर है। और कोई ऑड नंबर ले लेते हैं 7, 7 का हो जाएगा 49, 49 भी एक ऑड नंबर है। तो इतने सारे हमारे पास जो नियम है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। या कभी कभी एग्जाम में, वैसे एग्जामिनर आपको यहाँ से प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये भले ही आपको एक एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आप अरिथमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें आपको ये शॉर्ट ट्रिक लगनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इतना सारा आपको वहाँ उपयोग में होने वाला है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आज आधे घंटे का क्लास हो चुका है, आगे हमारे पास कुछ कुछ और अंक बचे हैं जिस पर हमको चर्चा करना जरूरी है, ठीक है। जैसे आगे हमको पढ़ना है शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, आवृत्ति दशमलव क्या होता है, फिर उसके बाद वास्तविक और सममित, ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं, शांत दशमलव भी समझ लेते हैं, बाकी कुछ और जो है उसको हम बाद में देखेंगे। शांत दशमलव का मतलब होता है यदि हम किसी दशमलव को भाग करके देखें तो एक लिमिट समय के बाद वो रिपीट होना बंद हो जाता है, ठीक है, वो रिपीट होना बंद हो जाता है, ठीक है। शांत दशमलव क्या होता है, किसी एक निश्चित संख्या के बाद वो रिपीट नहीं होता है, ठीक है, शांत दशमलव कहलाता है। जैसे यदि मैं 1/2 है, 1/2 को यदि मैं भाग करूं, ठीक है, 1/2 को मैं भाग करूं तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा तो 0 लिख ले और पॉइंट लगाइए, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद आप यहाँ 0 लगा सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ये यहाँ पे खेल खत्म, ठीक है। ये शांत दशमलव है, क्या है ये, शांत दशमलव है। मतलब वैसे अंक जो दशमलव के बाद शांत हो जाते हैं, नाम से स्पष्ट है शांत दशमलव, वैसे अंक जो कुछ समय बाद रुक जाते हैं शांत दशमलव कहलाता है, ठीक है। और कुछ उदाहरण लेके देख लेते हैं, 3/4 कर लेता हूँ। अब 3/4 को मैं भाग करके देखता हूँ तो नीचे में आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 3 और ये 4, भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 0 लगा लेते हैं और हमको पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ 0 लगा सकते हैं तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, ये 28 हो गया। ये लिखिए, बचा गया हमारे पास 2, पॉइंट लगा है, 0 और लगा सकते हैं तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, तो ये भी एक समय के बाद रुक गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये शांत दशमलव हो गया, ठीक है। क्या दशमलव हो गया, ये भी एक शांत दशमलव का ही प्रतिरूप है। और कुछ देख लेते हैं इसमें शांत दशमलव के साथ साथ, ठीक है, और कुछ इसमें और देख लेते हैं कि शांत दशमलव क्या क्या हो सकता है। जैसे शांत दशमलव में एक और उदाहरण देख लेते हैं, मैंने गुना करके देखा नहीं है, भाग करके फिर भी हम देख लेते हैं इसमें, ठीक है। 6/7, अब 6/7 में हम क्या करेंगे, 6 को भाग देंगे 7 से, ठीक है, 0 लगा देंगे, पॉइंट लगेगा क्योंकि छोटा अंक है। अब देखिए 7 छके 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, ये 56 हो गया। बचा कितना, 4, फिर से हम पॉइंट लगा सकते हैं तो 7 एकम 7, 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छके 42, तो 7 पंचे 35 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ठीक है। 5 बचा है, 5 लिख लीजिए, ठीक है। फिर से आप 0 लगा दीजिए तो 7 पंचे 35, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 हो गया। बचा हमारे पास 1, ठीक है, 1 के बाद फिर से 0 लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया। बचा क्या, 3, ठीक है, बचा हमारे पास 3, सॉरी 3 बचा, एक तो कट गया, 3 बचने के बाद हम 0 लगा देंगे तो 7 पंचे 7 14, 7 23, 7 चौक 28, तो ये 7 चौके 28, बचा क्या, 2, यहाँ से ले लेता हूँ, है ना, ये 28 है, 30 में 28 गया, 2 बचा, ठीक है, 7 चौक 28, फिर से 0 लगा दिए तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 2 हो गया, फिर से 7 दूनी 14, ठीक है। 20 में अगर 14 माइनस करते हैं तो 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर से आप यहाँ पे लगा सकते हो, ये देखिए अब ये हो गया हमारा रिपीट, हमने 60 से स्टार्ट किया था ना, 60 से स्टार्ट किया था, वापस 60 आ गया, ठीक है। मतलब ये हमारा शांत दशमलव नहीं है अब, ठीक है, मतलब ये हमारा शांत दशमलव नहीं है। अब देखिए 7 से फिर भाग देना है तो 7 अट्ठे 56 फिर हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, यहाँ से पुनः अब ये स्टार्ट होने लग जाएगा। देखिए सेम आपको मैं बता के बताता हूँ, 8 से फिर से चेंज होना लग जाएगा तो 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, 4, जैसे ही 4 बचेगा फिर 0 लगाएंगे, 40 बन जाएगा, 7 पंचे 35, तो ये 5 फिर आ गया,
ठीक है, मैं इसको 2 मिनट में इसको अलग कलर में लिखता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। ठीक है, मैं अब बाकी को अलग अलग कलर में लिख रहा हूँ। तो मैंने 8 लाया मेरे पास और 5 आया। ठीक है, तो 8 पंचे 40 हो गया ना, 7 पंचे 35, ये 35 हो गया। फिर से मेरे पास 5 बचा, फिर से मैं 0 लगा सकता हूँ और 7 सत्ते 49 हो जाएगा क्या, फिर 7 सत्ते 49 हो गया, तो ये 7 सत्ते 49। फिर से मेरे पास क्या बचा, 1 बचा, ये 1 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मैं फिर से 0 लगा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पॉइंट है, तो 0 लगा दिया, तो 7 एकम 7, ये 1 मैंने फिर से लिख दिया, 7 एकम 7। क्या बचा, 3 बचा, फिर 0 लगाऊंगा, 7 चौके 28, ये 7 चौके 28 हो गया, देखिए। ठीक है, रिमेनिंग बचेगा 2, फिर आप 0 लगा लीजिए, 7 दूनी 14, ये हो गया 7 दूनी 14। क्या हो गया, 7 दूनी 14। अब 20 में 14 माइनस करोगे वापस 6 आ जाएगा और 60 बन गया। देखिए यहाँ पे फिर रिपीट हो गया, फिर रिपीट हो गया। इसका मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। 8 5 7 1 4 2, 8 5 7 1 4 2, और न जाने कितने बार आएगा, फिर से 8 5 7 4 2, फिर से आ जाएगा 8 5 7 1 4 2, ये चलते रहेगा। इसको हम बोलते हैं आवृत्ति दशमलव। अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपको हमने आपको गलती से बता दिया कि ये है ना, इतना अंक आपका हमेशा रिपीट हो जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। आपके पूरे कॉपी भर जाएंगी, इस दुनिया में जितने पेज हैं वो भर जाएंगे, लेकिन ये खत्म नहीं होने वाला। तो इसके लिए हमने एक उपाय निकाला है, इतने में हम पूरे ऐसे बार लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब ये शांत दशमलव नहीं रहा, ये कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, अशांत, यहाँ पे आ जाएगा, आवृत्ति दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, इतना जो एरिया है आप कहाँ पे आ जाएगा, आवृत्ति दशमलव आ जाएगा। तो हम इसको कॉपी करके यहाँ ले आते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं और हमको ले आते हैं अगले शीट में। इसको नहीं हुआ जी, शांत दशमलव। ठीक है, सेलेक्ट हुआ था लेकिन नहीं हुआ सेलेक्ट। चलिए ठीक है, ये तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक आवृत्ति दशमलव हो गया। इसी को क्या कहते हैं, आवृत्ति दशमलव। तो हमने 2 पर चर्चा कर लिया, एक शांत दशमलव जो कहीं ना कहीं जाके रुक रहा है। ठीक है, अगला है आवृत्ति दशमलव। आवृत्ति दशमलव का मतलब है कि उतना शेड हमेशा आपका चेंज होते ही रहेगा। ठीक है, उतना चीज है जो आपका हमेशा चेंज होते ही रहेगा। ठीक है, होते ही रहेगा, आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक और अशांत दशमलव के बारे में चर्चा, अशांत ये आवृत्ति दशमलव, एक आ तो गया, क्या कॉपी होकर आ गया ये। ठीक है, हमने कॉपी किया था, कॉपी होके आ गया यहीं पे। एक और अशांत दशमलव के बारे में चर्चा करें क्या, एक और अशांत दशमलव होता है 6/20। 6/20 आएगा क्या, एक बार नहीं आएगा, 6/20 तो आराम से कट जाएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो यदि हमको एग्जाम मिलेगा तो आपको और बताएंगे। तो आवृत्ति दशमलव का मतलब आप समझ गए, वैसे दशमलव संख्या जो एक निश्चित दूरी पे जाकर रुकता है या फिर वही रिपीट होता रहता है, वो आवृत्ति दशमलव हो गया। देखिए ये 8 5 7 1 42, 8 5 7 1 2, ये हमेशा आपका चेंज रिपीट होता ही रहेगा, होते ही रहेगा, तो ये हो गया आवृत्ति दशमलव। अब हम सकते हैं अशांत दशमलव। देखिए अशांत का मतलब होता है वो रिपीट भी नहीं होगा एक पर्टिकुलर पैटर्न पर, और वो चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। इसको हम कहते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, इसका कोई एग्जाम्पल खोजते हैं ताकि आपको अच्छे से बताया जा सके। ठीक है, इसका एग्जाम्पल खोजते हैं ताकि आपको अच्छे से इसको बताया जा सके। अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव हमको एक और आवृत्ति दशमलव मिले हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, यदि मैं 20/6 करूं तो चलिए 20/6 करके देख लेते हैं। ये अंदर पे हो जाएगा 20 और बाहर में हो जाएगा 6, 6 3 18, ये 18 हो गया और बचा 2। ठीक है, अब तो भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ डॉट लगा देते हैं। डॉट लगाएंगे तो 0 लगा सकते हैं। देखिए फिर 20 हो गया, फिर 6 3 18, फिर से 2 बचा, फिर 0 लगाइए, 6 3 18। ये अब आपके कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। तो इस प्रकार से यदि ये 3 बार बार आ रहा है तो आप क्या करोगे, इसको आंसर में ऐसा लिखना है 3.3 का बार। इसका मतलब ये समझ आ जाएगा कि 3 अब रिपीट होता ही रहेगा, ये अब रुकने वाला नहीं है। जैसे ये ऑप्शन था ना, वैसे ये भी हो गया। ठीक है, अशांत दशमलव बस आपको मैं खोज के बता दूंगा अगले वीडियो में कि अशांत दशमलव क्या होगा। ठीक है, अशांत दशमलव मतलब ऐसा है कि वो कभी शांत ही नहीं होगा, वो चलते रहेगा और किसी पट्टी, देखिए अशांत ये भी है,
ठीक है। अशांत ये भी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं रिपीट कर रहा है, 3 को ऑटोमेटिक रिपीट कर रहा है, और यहाँ पे एक निश्चित पैटर्न 8 5 7 1 4 2 में रिपीट कर रहा है। लेकिन अशांत दशमलव ऐसा दशमलव है जिसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, वो कभी 1 आएगा, कभी 5 10 15 20 ऐसा करके वो रिपीट होगा ही नहीं, और वो चलते ही रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। वैसे दशमलव को हम अशांत दशमलव कहते हैं, और इसी अशांत दशमलव को हम अपरिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। आगे हम आने वाले स्लाइड में पढ़ेंगे कि देखिए आपने अभी तक क्या सीखा, नेचुरल नंबर सीखा, होल नंबर सीखा, इंटीजर नंबर सीखा, दशमलव, शांत दशमलव, ये सब आपने सीख लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या है ना, इमेजिनरी नंबर क्या है, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। अब हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जस्ट आप वेट कीजिए अगले वीडियो का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।